Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about ASA workers, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view, especially from health subsection. आशा वर्कर्स के बारे में हमें समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अबाउट एन इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका नाम है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। 2005 में इसको प्रपोज किया गया, फाइनली इसको इम्प्लीमेंट किया गया ऑन 12 अप्रैल 2006। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का मेन पर्पस था कि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जाए, और रूरल एरियाज़ में जो वहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो असिस्टेंस है या रिप्रोडक्टिव रिलेटेड हेल्थ जो इश्यूज़ हैं उनके लिए बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएं वीमेन को। तो आप मान सकते हैं कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में ओवरऑल रूरल एरियाज़ में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना था, बट मेन फोकस प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन की नीड्स को ध्यान में रखने के लिए लाया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। तो द कोर स्ट्रैटेजी ऑफ द मिशन वॉज टू प्रोवाइड वेल ट्रेंड फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट्स इन ईच विलेज। तो टारगेट था कि कम से कम 1000 पॉपुलेशन पे एक वेल ट्रेंड फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट को प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो रूरल एरियाज़ में हेल्थ केयर सिस्टम में गैप्स हैं उनको पूरा किया जा सके। गैप्स मतलब जो नीड्स हैं और जो रियल में सप्लाई है हेल्थ प्रोफेशनल्स की। तो पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इस हिसाब से हेल्थ प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उस हिसाब से अवेलेबिलिटी कम है हेल्थ प्रोफेशनल्स की, एंड दैट इज़ हाउ देयर इज़ अ गैप ऑफ प्रोफेशनल्स इन रूरल एरिया एज फार एज हेल्थ प्रोफेशनल्स आर कंसर्न। तो उसको फुलफिल करने के लिए ट्रेंड फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट्स को लगभग हर 1000 पॉपुलेशन पे एक ट्रेंड फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट को अपॉइंट करने की बातचीत की गई नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पे। जो ट्रेंड फीमेल हेल्थ एक्टिविस्ट्स हैं इन्हीं को नाम दिया गया आशा। आशा का फुल फॉर्म होगा एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडिटेड मतलब रिकॉग्नाइज्ड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स। आशा वर्कर्स की मेन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी है उनकी अवेयरनेस क्रिएट करना रिगार्डिंग बेसिक सैनिटेशन एंड हाइजीन प्रैक्टिसेस। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन पे स्पेशली ध्यान रखना है मेनली आशा वर्कर्स का काम। तो जन्म से पहले, बच्चे के जन्म से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सेफ़ डिलीवरी के लिए क्या क्या चीज़ें इंश्योर करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस। यू नो कि इन द अर्ली फेज द ब्रेस्ट फीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द इन्फेंट्स। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस को से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन, जो बच्चों को स्टार्टिंग में या जो मदर्स होती हैं प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनका फिर इम्यूनाइजेशन या कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि रिप्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके, पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस को कंट्रोल किया जा सके। ये सारे एरियाज़ पे काम करना मेनली गोल था आशा वर्कर्स का। मतलब आज भी आशा वर्कर्स तो काम कर ही रहे हैं, जब से 2005 से लॉन्च किया गया है ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, उसके अंदर आशा वर्कर्स से ये सारी उम्मीदें की जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि सी विल अरेंज एन एस्कॉर्ट और अकॉम्पनी अ प्रेग्नेंट वुमन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल ड्यूरिंग द डिलीवरी। अभी ये बात होगी आशा वर्कर्स की। तो जब आशा वर्कर्स की बात चली रही है तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट आंगनवाड़ी वर्कर्स एज वेल, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स ये जो स्कीम है, इस तरह के कई सारे आंगनवाड़ी केंद्र देखे होंगे आपने, तो इनका क्या रिलेशन है, इनके क्या फंक्शंस हैं वो ज़रा देखते हैं। आंगनवाड़ी सेंटर इज़ ए टाइप ऑफ रूरल मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर इन इंडिया। तो गांव में इस तरह के आंगनवाड़ी सेंटर्स आप देखते हैं। इन आंगनवाड़ी सेंटर्स को बनाया गया है एज पर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम ICDS प्रोग्राम दैट वाज स्टार्टेड इन 1975। तो आंगनवाड़ी केंद्र का मेन पर्पस होता है कि जो यंग चिल्ड्रेन हैं उनके हंगर और माल न्यूट्रिशन के इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके, बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाए विलेजेस में, जैसे कि ORS, बेसिक मेडिसिन या कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोविजंस को प्रोवाइड की जाए। आंगनवाड़ी वर्कर्स
की जिम्मेदारी होगी आशा वर्कर्स को गाइड करना इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी। तो एक बार फिर से समझिए, आंगनवाड़ी वर्कर्स या आंगनवाड़ी केंद्र ये पहले से बनाए गए हैं 1975 में ही। इनका भी मोर और लेस वही काम है जो आशा वर्कर्स का काम है, लेकिन आंगनवाड़ी केंद्र 2 या 3 गांव पे एक होते हैं और वहाँ पे सब कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स वगैरह से रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है या इम्प्लीमेंट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। लेकिन घर घर में जा कर के अवेयरनेस क्रिएट करना और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना, ये आंगनवाड़ी केंद्र या आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर आशा वर्कर्स को अलाइन किया गया आंगनवाड़ी केंद्र के साथ, और फिर आशा वर्कर से उम्मीद किया जाता है कि वो घर घर जा कर के अवेयरनेस क्रिएट करें रिगार्डिंग हाइजीन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, ETC। तो एक बार ज़रा स्ट्रक्चर समझते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर समझते हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स का। तो ब्लॉक लेवल पे जैसे एक ऑफिसर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, CDPO, जिसका एग्ज़ाम पहले APSC अलग से कंडक्ट कराते थे, लेकिन अब आने वाला जो APSC CCE एग्ज़ाम है उसमें CDPO को उसमें CCE के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। तो ब्लॉक लेवल पे होते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, और फिर उनके नीचे होते हैं मुख्य सेविका। मुख्य सेविका ए रिपोर्ट टू चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ये लोग CDPO को रिपोर्ट करते हैं अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। और हर एक मुख्य सेविका के नीचे कम से कम अब लगभग 40 से 60 आंगनवाड़ी वर्कर्स वर्क एट द विलेज लेवल हु आर ट्रेन्ड एंड गाइडेड बाय द मुख्य सेविका हरसेल्फ। और इस तरीके से आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स, उसके ऊपर मुख्य सेविका के ऊपर CDPO, और आंगनवाड़ी वर्कर्स फिर गाइड करती हैं आशा वर्कर्स को कि विलेज लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे अवेयरनेस क्रिएट किए जाए रिगार्डिंग डिफरेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स। तो आशा वर्कर से रिलेटेड ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view। तो इस आर्टिकल को समझने से पहले जरा ब्रीफली समझ लेते हैं अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज क्रिएटेड इन 2001, जिसका मेन एम है कि जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या मिलिट्री कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन किया जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज़ इन बीजिंग, चाइना। तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, एंड वेरी रिसेंटली ईरान वाज ऑल्सो ज्वाइंट एज ए मेंबर टू SCO। तो 2017 से पहले तक तो इंडिया पाकिस्तान भी मेंबर नहीं थे। 2017 से पहले सिर्फ रसिया, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में सारे कंट्रीज़ मेंबर थे एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। 2017 में इंडिया पाकिस्तान को इसमें ज्वाइन कराया गया। इंडिया वाज ज्वाइंट इन SCO ऑन इंसिस्टेंस ऑफ रसिया। तो फिर इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना इंसिस्टेड ऑन पाकिस्तान, और चाइना इंसिस्टेड दैट पाकिस्तान शुड ऑल्सो बी ज्वाइंट टू SCO। और पिछले साल 2021 में ईरान को भी SCO की मेंबरशिप दे दी गई है। अब एक करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो हाल फिलहाल में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 21st मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स कंडक्ट कराई गई है, यानी कल ही के दिन 1 नवंबर 2022 को कराई गई। दिस काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग वाज कंडक्टेड इन वर्चुअल फॉर्मेट। आप देख सकते हैं इस वर्चुअल फॉर्मेट की जो SCO की मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर S जयशंकर साहब ने। और ये जो मीटिंग थी दैट वाज चेयर्ड बाय चाइनीज़ प्रीमियर ली केकियांग, क्योंकि अभी SCO की जो चेयर है दैट बिलोंग्स टू चाइना दिस ईयर। तो इस कारण से SCO की जो भी मीटिंग हो रही है दैट इज़ बीइंग चेयर्ड बाय चाइना इटसेल्फ। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इस साल की SCO की चेयर किस कंट्री के साथ है, बट इतना ध्यान रखना है कि हाल फिलहाल में जो SCO की मीटिंग हुई है उसमें क्या इम्पॉर्टेंट बातों पे चर्चा हुई है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिस पे चर्चा हुई है वो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। SCO के और जितने मेंबर्स हैं उन्होंने चाइना के इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है, अफर्म किया है, लेकिन इंडिया हैज़ सीवियरली criticized and has decided not to join Belt and Road Initiative because it has some sovereign or threat on sovereignty of India। तो क्या है Belt and Road Initiative जिस पे चर्चा हुई है
संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इस मीट में, उसको एक बार ज़रा डिटेल में देखते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को समझने के लिए हमें काफ़ी डिटेल्ड बैकग्राउंड में चलते हैं। देखिए, अगर आपको पता है थोड़ी भी वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद द वर्ल्ड इंटर्ड इनटू अ फेज जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर वॉज बेसिकली काइंड ऑफ हॉस्टाइल सिचुएशन बिटवीन 2 मेजर पावर ब्लॉक्स, यूएसएसआर एंड यूएस ब्लॉक। तो यूएसएसआर के अपने अलाइज थे जो मेनली सोशलिस्ट पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफीज़ में बिलीव करते थे, जबकि यूएस के अपने अलाइज थे जो लिबरल या आप कह सकते हैं मार्केट इकोनॉमी और लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम में बिलीव करते थे, डेमोक्रेटिक लिबरल पॉलिटिकल सिस्टम में बिलीव करते थे। सो इस कारण से दोनों ही साइड्स के बीच में एक तरह की हॉस्टिलिटी का माहौल था, लेकिन 1991 में जाकर के यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड एंड दिस इज़ हाउ कोल्ड वॉर गॉट ओवर एंड इट वॉज बिलीव्ड कि वर्ल्ड हैज़ बिकम यूनिपोलर। यूनिपोलर मीन्स the world is now, global politics is now being dominated by one country, that is US. So world remained unipolar from 1991 to 2001 where the global politics or global dynamics were dominated by US, United States of America. लेकिन by the beginning of 21st century China also started to emerge as a major superpower. It posed itself as a threat or as a competitor to the US. और फिर से आप देख सकते हैं 21st सेंचुरी में एक दुनिया को एक बाईपोलर स्ट्रक्चर में देखा जा सकता है, वेयर ऑन वन साइड यूएस इज़ देयर, ऑन द अदर साइड चाइना इज़ राइजिंग एज अ कॉम्पिटिटर टू द यूएस। वो बात अलग है कि हाल फिलहाल में अदर कंट्रीज लाइक रसिया इज़ ट्राइंग टू रिवाइव इट सेल्फ, इंडिया इज़ ऑल्सो इमर्जिंग एज अ सुपर पावर। सो मैनी इंटरनेशनल थिंकर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो थिंकर्स हैं, दे बिलीव कि वर्ल्ड इज़ नाउ बिकमिंग मल्टीपोलर। बट ऐसे भी कुछ थिंकर्स हैं जिनका मानना है कि वर्ल्ड इज स्टिल बाईपोलर, देयर आर 2 मेजर सुपर पावर्स, चाइना एंड यूएस। चलिए, जो भी बातें हों, मुद्दा ये है कि चाइना स्टार्टेड टू इमर्ज एज अ कॉम्पिटिटर टू द यूएस हेजेमनी। लेकिन चाइना की एक ही वीकनेस थी और वो वीकनेस को नाम दिया चाइना ने मलक्कन डायलेमा। तो ये मलक्कन डायलेमा वीकनेस को समझने के लिए आपको समझना होगा अबाउट द इंटरनल इकोनॉमिक या एनर्जी स्ट्रक्चर ऑफ चाइना। जिस तरीके से इंडिया इज़ मेनली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल टू मीट इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट, सिमिलरली चाइना ऑल्सो इज़ हेवली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल टू मीट इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। लगभग 80% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स आर इम्पोर्टेड फ्रॉम कंट्रीज, मेनली फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। तो जो पर्शियन गल्फ वाले कंट्रीज़ हैं, वहाँ से चाइना अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस को इंपोर्ट करता है। और ज़्यादातर ये जो क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस हैं, दे पास्ड फ्रॉम शिपिंग के थ्रू, दे पास्ड फ्रॉम दिस सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दैट पास थ्रू दिस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, विच इज़ बिटवीन दीज 2 रीजन, इंडोनेशिया, सिंगापुर एंड मलेशिया। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से गुजरता था। तो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का आप देख सकते हैं एक नैरो जोन है जहाँ से चाइना का मेजर एनर्जी रिक्वायरमेंट या शिप जो है वो फ्लो करते थे। सो दिस इज़ अ चोक पॉइंट विच इज़ क्वाइट वल्नरेबल, क्योंकि इस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को आप देखें तो इट ओपन्स इनटू अंडमान सी, और यहीं पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे इंडिया ने ट्राई सर्विस कमांड बना रखा है। ट्राई सर्विस कमांड मतलब हमारे यहाँ के जो तीनों फोर्सेस हैं, एयर फोर्स, आर्मी एंड नेवी, उनके अपने अपने सेटअप्स हैं या कैंप्स हैं। दैट मीन्स इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड इन दिस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और चाइना की जो मेजर एनर्जी नीड्स है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से फ्लो कर रही है, which is very narrow. That means India had an advantage. India at any point of time could choke the energy flow of China, and which may lead to or which could lead to energy crisis in China, and that made China very much vulnerable. और जिसको चाइना ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि ये उनकी एक वीकनेस है, जिसको उन्होंने नाम दिया मलक्कन डायलेमा। 2003 में उनके जो प्रेसिडेंट थे हू जिनताओ, ही आइडेंटिफाइड दिस थ्रेट फॉर चाइना, ही ओपनली आइडेंटिफाइड दिस थ्रेट फॉर चाइना, जिसको नाम उन्होंने दिया मलक्कन डायलेमा। फिर मलक्कन डायलेमा थ्रेट को रिजॉल्व करने के लिए चाइना ने एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव
में मेनली चाइना ने क्या करना शुरू किया। चाइना को अगर आप देखें तो चाइना की ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है दैट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न रीजन ऑफ चाइना। आप देखो इस साइड में, क्योंकि बीच में तो डेजर्ट्स हैं और फिर वेस्टर्न रीजन में थोड़ी बहुत पॉपुलेशन सेटल्ड है, बट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द चाइना इज सेटल्ड इन द ईस्टर्न रीजन। तो चाइना ने फिर अपने ईस्टर्न रीजन को यूरोप के मार्केट से, जैसे कि स्पेन, मैड्रिड वगैरह से कनेक्ट करना शुरू किया थ्रू सीरीज ऑफ रोड, रेलवेज एंड ऑल। तो इसी को नाम दिया गया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि चाइना ने शुरू किया एक इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 2013 में, जिसमें अपने ईस्टर्न प्रोविंसेस को, जैसे फुजाऊ, गोंजाऊ सिटीज़ को उन्होंने रोड और रेलवेज़ की मदद से यूरोपियन मार्केट से कनेक्ट करना शुरू किया। उसके साथ साथ उन्होंने फिर कई सारे पोर्ट्स भी डेवलप किए इन डिफरेंट सीज, इंक्लूडिंग इंडियन ओशन as well as Red Sea and Mediterranean Sea, in order to connect China through sea routes to the markets of Europe। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि चाइना ने कई सारे रोड, रेलवेज बनाए, कई सारे पोर्ट्स डेवलप किए इन ऑर्डर टू कनेक्ट इटसेल्फ टू द यूरोपियन मार्केट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अपीयर टू हैव कम्प्लीटली इकोनॉमिक कैनोटेशंस, सिर्फ इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए बनाया चाइना ने। अभी इसमें चाइना ने क्या किया, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी बनाए, जैसे आप देखो यहाँ से उन्होंने कनेक्ट किया अपने आप को यूरोपियन मार्केट से, लेकिन कुछ सब प्रोजेक्ट्स भी ऐड कर दिए, मतलब साइडलाइन प्रोजेक्ट टू दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जैसे रोड जा रही है यूरोप से कनेक्ट करने के लिए, उसमें से एक रोड ऐसे निकाल करके उन्होंने पाकिस्तान के ग्वादार पोर्ट से जोड़ दिया और इसको नाम दिया गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये दूसरा आप देखो, ऐसे एक रोड जा रही है यूरोपियन मार्केट से कनेक्ट करने के लिए, उसमें से एक रोड कनेक्ट करके इन्होंने यहाँ बे ऑफ बंगाल में ओपन कर दिया। इसको नाम दिया चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिकॉज इट वाज ओपनिंग इनटू क्याकफाओ पोर्ट ऑफ म्यांमार। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर की मदद से चाइना वाज सक्सेसफुल इन एड्रेसिंग इट्स मलक्कन डायलेमा, क्योंकि अगर अब मलक्कन स्ट्रेट में चाइना के एनर्जी एक्सेस को चोक भी किया जाता है, उस केस में भी नाउ चाइना हैज़ 2 ऑल्टरनेटिव एक्सेस रूट्स टू एक्सेस टू द इंडियन ओशन, एंड थ्रू इंडियन ओशन इट कुड रीच टू द पर्सियन गल्फ एंड रेड सी, विच आर द रिच रीजन्स as far as oil and natural gas is concerned, and this is how these two projects got or gave direct accessibility to Indian Ocean to China, and this is how they helped in resolving Malaccan dilemma for China। अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की जाए अगर, तो ये लगभग $62 बिलियन का प्रोजेक्ट है। बाद में इसके वैल्यू को थोड़ा और एक्सटेंड किया गया। इट इज़ कनेक्टिंग जिनजियांग प्रोविंस ऑफ चाइना विथ ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जिनजियांग प्रोविंस में एक सिटी है कासगर, इस कासगर को कनेक्ट किया जा रहा है विथ ग्वादार पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसमें प्रॉब्लम क्या है इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, कि इट इज़ मूविंग थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन, POK रीजन। अब POK रीजन आप सब समझते हैं कि ये है तो इंडिया का हिस्सा, लेकिन अभी पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है। और ये जो रोडवे बनाया गया है, या दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस दैट आर मूविंग थ्रू दिस POK रीजन। ये वाला जो कंस्ट्रक्शन किया गया है POK रीजन में, वो इंडिया को कंसल्ट किए बिना किया गया है। यानी कि चाइना ने ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को, इस पार्ट को खासकर बना करके एक तरीके का इनडायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की है इंडिया को कि इट डज़ नॉट बिलीव कि POK इज़ पार्ट ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ हाउ दिस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज डायरेक्टली रेजिंग क्वेश्चन ऑन इंडियाज़ टेरिटोरियल सोवरेनिटी इन POK रीजन। है तो हमारा ही ना, भले पाकिस्तान के कंट्रोल में है तो क्या। और चाइना ने यहाँ पे ये रोड, रेलवे और पाइपलाइन बिना भारत से पूछे हुए बना करके एक तरीके से इनडायरेक्ट मैसेज दिया है कि इट डज़ नॉट बिलीव दैट दिस पार्ट बिलोंग्स टू इंडिया, एंड दिस इज़ हाउ चाइना हैज़ थ्रेटेंड इंडियाज़ टेरिटोरियल सोवरेनिटी। और इसी कारण से ये मुख्य कारण है कि इंडिया ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया है। दुनिया में 70 से भी ज़्यादा देश बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर चुके हैं।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा कि हमारे देश की भी कनेक्टिविटी यूरोपियन मार्केट से बढ़ जाएगी, जिससे हमारा यूरोप के साथ ट्रेड करना और आराम हो जाए, जिसमें और बेहतर हो जाएगा, जिससे हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को हम बेहतर रियलाइज़ कर सकते हैं। तो कई सारे इकोनॉमिक पोटेंशियल्स हैं या पॉसिबिलिटीज़ हैं अगर हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करते हैं तो। येट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कैन नॉट बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन आवर टेरिटोरियल सोवरेनिटी, स्पेशली इन पीओके रीजन। और टेरिटोरियल सोवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने फैसला लिया कि इट विल नॉट ज्वाइन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। कई सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे कि पोटेंशियल बेनिफिट टू इंडिया इफ इट ज्वाइंस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इट विल गिव रोड एंड सी रूट कनेक्टिविटी टू इंडिया डायरेक्टली टू ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, क्योंकि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इट इज़ कनेक्टिंग ऑस्ट्रेलियन सिटीज़ टू यूरोपियन मार्केट। तो हमें एक्सेसिबिलिटी मिल सकती है ऑस्ट्रेलियन मार्केट से लेकर के यूरोपियन मार्केट तक। दिस विल हैव अ ह्यूज इकोनॉमिक बेनिफिट, बट देर आर चैलेंजेस। ऑफ कोर्स द फर्स्ट चैलेंज इज द सोवरेनिटी चैलेंज, जो हमने यहाँ डिस्कस किया। दिस इज मूविंग थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन एंड दिस हैज़ बिन डन विदाउट कंसल्टिंग इंडिया, एंड दिस इज हाउ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर विच इज़ पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज डायरेक्ट थ्रेट ऑन इंडिया सोवरेनिटी। अगर इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लेता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, तो इनडायरेक्टली हम ये कंसीड कर रहे हैं ये जो पीओके रीजन है वो हमारा नहीं है। चाइना के इस एक्टिविटी को हम लोग जस्टिफाई कर देंगे और हम ये इनडायरेक्टली कंसीड कर देंगे कि डज़ नॉट बिलोंग टू अस। उसके अलावा और भी कारण है कि क्यों इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो काफ़ी अग्रेसिव तरीके से बिल्ड कर रहा है चाइना। जो भी कंट्रीज़ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करते हैं उनको फिर चाइना बहुत सारा फंड देता है, लोन देता है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। जैसे श्रीलंका ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन किया चाइना का, चाइना ने श्रीलंका को लोन दिया ताकि वो अपना हम्बन तोता पोर्ट डेवलप कर सके। अब जो लोन की अमाउंट है उसको श्रीलंका लौटा नहीं पा रहा है, क्योंकि काफ़ी हार्ड टर्म्स पे लोन दिए गए हैं। लोन्स में कई सारे कंडीशंस थे कि जो सीमेंट है, स्टील है या इंजीनियर्स हैं, सब के सब चाइना से आने चाहिए। तो इस कारण से हम्बन तोता पोर्ट को डेवलप करने के बावजूद भी श्रीलंका को बहुत ज़्यादा कोई इकोनॉमिक बेनिफिट तो हुआ नहीं। इस कारण से श्रीलंका वो लोन की अमाउंट रिटर्न नहीं कर पा रहा है, और जब श्रीलंका लोन की अमाउंट रिटर्न नहीं कर पा रहा है तो चाइना ने हम्बन तोता पोर्ट को अक्वायर कर लिया है फॉर 99 ईयर्स ऑन लीज। तो दिस इज़ अंडरस्टूड एज डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। पहले तो वो लोन देता है जिसको चेकबुक डिप्लोमेसी ऑफ चाइना बोला जाता है, और एक बार लोन देने के बाद जब कंट्रीज़ फंस जाते हैं, लोन अमाउंट को नहीं लौटा पाते, तो फिर उन पे हार्ड कंडीशंस इम्पोज करता है, जिसको नाम दिया गया है डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना। तीसरा जो कारण है वाई इंडिया इज़ नॉट ज्वाइनिंग बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज़ इमेनेटिंग फ्रॉम दिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखें तो उसका अगर मैरी टाइम प्रोजेक्ट्स को देखें, यानी कि ओशन वाले प्रोजेक्ट्स को देखें, तो उसमें कई सारे पोर्ट्स डेवलप किए गए हैं। फॉर एग्जांपल क्याकफाओ पोर्ट हैज़ बीन डेवलप्ड इन म्यांमार, चिटगोंग पोर्ट इन बांग्लादेश, हम्बन तोता पोर्ट इन श्रीलंका, माले पोर्ट इन मालदीव एंड ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान। अब ये सारे पोर्ट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको देख करके समझ आएगा कि दीज ऑल पोर्ट्स आर अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, और इस कारण से कई सारे जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पे, यानी कि इकोनॉमिक प्रोजेक्ट के नाम पे, वो एक सीरीज ऑफ पोर्ट्स बना करके इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है। इट इज़ ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया। यानी कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसका सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक मोटिव नहीं है, इसका सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक मोटिव भी है। चाइना इंडिया को घेर करके इंडिया के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। सो दी सीरीज ऑफ पोर्ट्स दैट हैव बीन डेवलप्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया, इसको सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट या ऑफिशियल नेम नहीं है चाइना की तरफ से, इट इज़ ए नोशनल थ्योरी। चाइना तो कहता है कि हम तो बस पोर्ट बना रहे हैं इकोनॉमिक पर्पस के लिए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि नहीं नहीं, तुम ये पोर्ट्स बना रहे हो इंडिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए, इंडिया को घेरने के लिए। अगर कभी भी इंडिया और चाइना की लड़ाई होती है तो ये सारे पोर्ट्स पे चाइनीज़ नेवल शिप्स आकर के डॉक करेंगे, दैट विल पुट सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। दिस इज़ हाउ चाइना इज़ ट्राइंग टू इनसर्कल इंडिया, और उसको फिर नाम दिया है सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। द मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स ऑफ Belt and Road Initiative are actually a way or means of encircling India
एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ नोन एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो इस तरह के जब सिक्योरिटी थ्रेट की बात इंडिया के दिमाग में है, देन हाउ कैन इंडिया ज्वाइन Belt and Road Initiative? India has not joined Belt and Road Initiative, and whenever India gets an opportunity, it keeps on criticizing the Belt and Road Initiative of China। जैसे इस पर्टिकुलर केस में SCO पे हमने क्रिटिसाइज किया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। अब कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि चाइना ने अपना मलक्कन डायलेमा तो रिजॉल्व कर लिया थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, लेकिन उस प्रोसेस में उसने हमारे ऊपर चेक दे दिया है बाय मेकिंग सीरीज ऑफ पोर्ट्स अलॉन्ग इंडियन कोस्ट, जिसको नाम दिया जा रहा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। इस टॉपिक के बेसिस पे ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट कोरोनल होल्स, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले समझिए कि जो सन का आउटर एटमॉस्फेयर है, इसको हम लोग कहते हैं कोरोना। अब ये कोरोना पैंडेमिक वाला कोरोना नहीं है, ये सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है, इसको हम लोग कोरोना कहते हैं। और हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया है कोरोना क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ डार्क स्पॉट्स देखे गए हैं नासा द्वारा, जिसको नाम दिया जा रहा है कोरोनल होल्स। ये कोरोनल होल्स को नासा ने स्पॉट किया है विथ हेल्प ऑफ एक्सरे एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो अल्ट्रा वायलेट इमेजेस और एक्सरे इमेजेस की मदद से ये कोरोनल होल्स या डार्क स्पॉट्स को नासा ने ट्रेस किया है ऑन द सरफेस ऑफ सन। क्यों कहा जा रहा है इसको कोरोनल होल्स, वो भी ज़रा देखते हैं। देखिए, ये जो कोरोना रीजन है सन का आउटर एटमॉस्फेयर, इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस। तो गैस को अगर आप बहुत ज़्यादा हीट कर दें या उसके अलॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उस पर फिर चार्ज डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो उसको हम लोग फिर कहते हैं प्लाज्मा। तो कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस होगा तो उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। तो सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है वहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज गैसेज हैं जिसको हम लोग प्लाज्मा कह रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे कोरोनल होल्स क्यों बने हैं? क्योंकि जो प्लाज्मा पार्टिकल्स हैं दे escape from a particular region because of the magnetic field। देखिए, जैसे अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी मदद से हमारा मैग्नेटिक कंपास काम करता है, ठीक वैसे ही सन के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। और कुछ कुछ एरियाज़ में जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हैं वहाँ पे फिर ये जो कोरोना या प्लाज्मा वाले चार्ज पार्टिकल्स हैं उन मैग्नेटिक फील्ड के कारण फास्ट तरीके से एक्सपेल आउट हो जाते हैं कभी कभार। और फास्ट तरीके से एक्सपेल आउट होने के कारण वहाँ पे फिर प्लाज्मा की थोड़ी सी कमी हो जाती है, डेंसिटी की कमी हो जाती है, एंड दैट लीड्स टू दिस कोरोनल होल। तो कोरोनल होल जो बनता है किसी भी जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जिस कारण से जो प्लाज्मा पार्टिकल है दैट स्टार्ट्स टू एस्केप आउट ऑफ द सन एटमॉस्फेयर, इट लास्ट फॉर अबाउट फ्यू वीक्स टू फ्यू मंथ्स। एक्चुअली हो क्या रहा है कोरोनल होल्स में, दे आर गेटिंग क्रिएटेड बिकॉज प्लाज्मा पार्टिकल्स एस्केप along the magnetic field from the solar surface। तो जैसे हमारे अर्थ के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही सन के अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड है। और कभी कभार मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग चूँकि मैग्नेट और चार्ज पार्टिकल्स तो इंटरैक्ट करते हैं ना, तो बिकॉज ऑफ दैट इंटरैक्शन समटाइम्स द चार्ज पार्टिकल स्टार्ट escaping एंड दैट लीड्स टू दिस होल, कोरोनल होल। अभी ये जो चार्ज पार्टिकल्स जो escape करते हैं बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लीविंग बिहाइंड कोरोनल होल्स, उस प्रोसेस में होता क्या है कि बहुत सारे जो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से स्केप करते हैं वो अर्थ की तरफ आते हैं और इसको कभी कभार नाम दिया जाता है सोलर स्टॉर्म्स, सन से आने वाला तूफान, सोलर स्टॉर्म्स। तो सोलर स्टॉर्म्स एक्चुअली कैसे बन रहे हैं? ये है सन का आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना, जहाँ पे प्लाज्मा है। प्लाज्मा मतलब चार्ज्ड, हाईली एनर्जाइज्ड चार्ज्ड गैस। और फिर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण अगर वो स्केप करते हैं तो वहाँ पे फिर बन जाता है कोरोनल होल्स। तो एक बार ज़रा देखिए क्या चल रहा है सन के अंदर। आपको पता है ना, वहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन चल रहा है, हाइड्रोजन फ्यूज होकर के हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं। इन दैट प्रोसेस दे आर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज फ्यूजन रिएक्शन। तो फ्यूजन रिएक्शन के कारण बहुत सारी एनर्जी निकल रही है। बहुत सारी एनर्जी जब निकलती है तो कुछ कुछ जो गैसेस पार्टिकल है हाइड्रोजन वो ब्रेक हो जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू चार्ज पार्टिकल्स, एंड दीज चार्ज पार्टिकल्स आर नोन एज प्लाज्मा। Charged gaseous particles are known as plasma, and these plasma particles, because of the magnetic field of the earth, starts escaping from the earth magnetic field of the sun. These charged particles start escaping and that leads to
कोरोनल होल्स, और वो जो पार्टिकल्स एस्केप करते हैं दैट लीड्स टू सोलर स्टॉर्म। तो ये देखिए, ये है सन का सरफेस, यहाँ से अगर ये पार्टिकल्स एस्केप करेंगे बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन, तो दैट विल लीड टू सोलर स्टॉर्म्स। ये जो स्टॉर्म्स हैं अगर आप देखो तो वो हमारे अर्थ तक पहुँचते हैं। जैसे ये सोलर पार्टिकल्स निकलेंगे, आप देखो वो हमारे अर्थ तक कैसे पहुँचेंगे। सोलर स्टॉर्म्स ऐसे निकलेंगे, दे रीच मरकरी इन 6 आवर्स, तो मरकरी पे पहुंचते हैं लगभग 6 घंटे में। जैसे सन के सरफेस से निकला तो मरकरी को वो 6 घंटे में पहुंचेगा, फिर वो वीनस तक 12 घंटे में पहुंच जाता है, फिर दे रीच टू द अर्थ एटमॉस्फेयर इन 18 आवर्स। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, अर्थ के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड अगर वो नहीं होता, तो ये सीधा सीधा हमारे ऊपर आकर के सोलर स्टॉर्म्स हिट करते और वो हमारे लाइफ के ऊपर काफ़ी डिजास्ट्रस इम्पैक्ट करते। लेकिन ये सोलर स्टॉर्म आ रहा है, लेकिन हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये डिफ्लेक्ट हो जाता है, जिस कारण से अर्थ के ऊपर जो लाइफ है वो प्रिजर्व्ड रहती है, प्रोटेक्टेड रहती है। और इसी कारण से कभी कभार ऑरोराज भी क्रिएट होते हैं। आपने अपने बेसिक ज्योग्राफी क्लास में पढ़ रखा होगा कि जो हायर लैटिट्यूड वाले रीजन्स हैं, 60 डिग्री से ऊपर वाले लैटिट्यूड वाले रीजन्स खासकर, वहाँ पे आप देखेंगे कि स्काई में रात के टाइम में लाइट, ग्रीन लाइट जैसी चीज़ दिखाई देती है इस तरह की, उसको कहते हैं ऑरोरा। नदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा बोरियोलिस, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलोसिस। ये ऑरोराज इसीलिए बनते हैं क्योंकि सन से आने वाले स्टॉर्म्स अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो ये जो सन से आने वाले स्टॉर्म्स हैं जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ये हमारे अर्थ के ऊपर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट छोड़ ही देते हैं। वो बात अलग है कि हमारे अर्थ के ऊपर कोई मेजर डैमेज नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग एज ए शील्ड। तो अर्थ के ऊपर वो क्या क्या इम्पैक्ट करते हैं वो भी ज़रा देख लेते हैं। सोलर स्टॉर्म्स कैन हिट ऑपरेशंस ऑफ स्पेस डिपेंडेंट सर्विसेज लाइक जीपीएस, रेडियो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इम्पैक्ट कर सकता है। दिस सोलर स्टॉर्म्स, जिसको हम लोग जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म्स कहते हैं, दे इंटरफेयर विथ हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो कम्युनिकेशंस एंड जीपीएस नेविगेशन सिस्टम। एयरक्राफ्ट फ्लाइट्स, पावर ग्रिड एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स आर ऑल्सो वल्नरेबल टू दीज सोलर स्टॉर्म्स। इस टॉपिक के बेसिस पे यूपीएससी ने इस साल जो प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट कराया था उस पर सवाल पूछा था। ये वही सवाल है, आप इस सवाल को पढ़िए, थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है ये, बट अगर आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे आपको ये बात पता होगी कि सुनामी जो है वो नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ, बस इसमें एक ही जगह से इसको ब्रेक करना था, सुनामी नहीं आ सकते बिकॉज ऑफ दिस सोलर स्टॉर्म्स। बस आपको ये पता हो जाता कि 2 नहीं होगा, आप अपने आप इसको गेस करके सही आंसर निकाल लेते। सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट restriction on uses of glyphosate. This article is important from our prelims exam point of view. तो करंट न्यूज़ ये है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ग्लाइफोसेट के इस्तेमाल पे बैन लगा दिया है क्योंकि इससे लोगों के और एनिमल्स के हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो क्या है ग्लाइफोसेट? ग्लाइफोसेट इज ए काइंड ऑफ हर्बिसाइड। हर्बिसाइड क्या होता है? इनके छिड़काव से जो जंगली पेड़ पौधे हैं, जंगली पौधे ग्रासेज जो हैं, उनको मारा जा सकता है जिससे जो मेन हमारा प्लांट है वो सरवाइव कर जाए और हमें अच्छा ईल्ड दे। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ हर्बिसाइड। तो ग्लाइफोसेट इज ए हर्बिसाइड, जंगली ग्रासेस वगैरह या वीड्स को मारने में काम आता है। इट इज अप्लाइड ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट टू किल बोथ ब्रॉड लीफ प्लांट्स एंड ग्रासेस। इन इंडिया ग्लाइफोसेट हैज़ बीन अप्रूव्ड फॉर यूज ओनली इन द टी प्लांटेशन। तो ग्लाइफोसेट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टी प्लांटेशन में किया जाता रहा है और कहीं करना, इसका इस्तेमाल करना इलीगल है। लेकिन अब न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि इसको टी प्लांटेशन में भी इस पर बैन कर दिया गया है क्योंकि ह्यूमन और एनिमल्स के हेल्थ पे ग्लाइफोसेट काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट फैला रहे हैं। क्योंकि टी प्लांट्स पे भी तो पड़ेगा ये ग्लाइफोसेट, वहाँ से फिर ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर जाएगा और फिर वो कई सारे निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, जैसे कैंसर कर सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे असर कर सकता है, फिर न्यूरोटॉक्सिसिटी कर सकता है, इम्यून सिस्टम को वीकन कर सकता है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। 9 शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। Aquatic animal of India is Gangetic dolphin. That's all from our side for today. Thanks for watching.